नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th की सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है दोस्तों सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इस चैप्टर को दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं और दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपके सीयूटी और बोर्ड्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये वीडियो आपके सीयूटी और बोर्ड दोनों एग्जामों को ध्यान में रखकर दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और दोस्तों आप हिंदी मीडियम के अन्य विषय जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास या दोस्तों आप समाजशास्त्र की ही वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। आपको इन सभी विषयों की वीडियो की प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब पर मिल जाएगी और दोस्तों ये सभी विषय आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तुरंत ही हमें पहली हेडिंग जो देखने को मिलती है दोस्तों और सामाजिक विषमता यानी कि असमानता की जो एक हेडिंग है वो देखने को मिलती है। दोस्तों, सामाजिक विषमता क्या है? दोस्तों, लोगों में जो अमीरी गरीबी पाई जाती है उसी को हम एक सामाजिक विषमता के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अब इस सामाजिक विषमता को हम अच्छे से पढ़ते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है। दोस्तों, सामाजिक विषमता या बहिष्कार हमारे जीवन की वास्तविकता है एवं ये प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। दोस्तों, जो सामाजिक विषमता और बहिष्कार है आप देखेंगे ये तो हमारे जीवन की क्या हो चुके हैं, एक रूप से देखेंगे हमारे दैनिक जीवन की एक वास्तविकता बन गए क्योंकि ये दोस्तों प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। दोस्तों, आप देखते होंगे भारत में जन्मे और यही पले बड़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। दोस्तों, गलियों और प्लेटफॉर्म पर भिखारी, छोटे बच्चों के ढाबों और घरों और निर्माण कार्यों में काम करते देखना आम बात है। दोस्तों, जब हम भारत में पले बड़े हैं तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर सामाजिक विषमता और जो यहाँ की मतलब असमानता है और बहिष्कार है सब क्या है दोस्तों हमारे जीवन की वास्तविकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं गली और प्लेटफॉर्म पर भी भिखारी है, छोटे बच्चे जो ढाबों पर काम करते हैं या घरों या निर्माण कार्य में जैसे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों हमारे जीवन के लिए क्या है? आम बात है। दोस्तों, जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं दोस्तों तो हम ऐसे बच्चों का शिक्षा से वंचित रहना हमें अन्याय नहीं लगता है। यानी कि जब ये बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, देखते हैं कि हम एक काम कर रहे हैं, इनको इस उम्र में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, इनको इस उम्र में ये पत्थर-वत्थर नहीं पकड़ना चाहिए, इनको इस समय कलम पढ़नी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब देख के हमें क्या होता है दोस्तों, हमें कोई अन्याय नहीं लगता है कि मतलब ये तो हमें नॉर्मल लगता है, कोई नहीं गरीब है तो करेंगे यार, इनके पास संसाधन नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या है भारतीय लोगों के लिए क्या है दोस्तों, एक रूप से क्या है दोस्तों, ये आम बात है। ठीक दोस्तों? दोस्तों, समाज में जातिगत भेदभाव, महिलाओं पर हिंसा और अल्पसंख्यकों व दिव्यांगजनों के प्रति पूर्वाग्रह जैसे घटनाएं अब भी रोजाना देखने को मिलती हैं। यानी कि दोस्तों सोसाइटी इतना आगे बढ़ चुकी है लेकिन अभी देखेंगे आप तो हमें आए दिन सुनने को मिलता है जातिगत भेदभाव हो रहा है, कहीं पर महिलाओं पर हिंसा हो रही है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए और अल्पसंख्यकों जो दिव्यांगजन जिन्हें पीडब्ल्यूडी कहते हैं उनके प्रति हम पूर्वाग्रह की घटनाएं अब भी रोजाना देखते हैं। ठीक दोस्तों? दोस्तों, गौर से देखने से हमें पता चलता है कि दोस्तों जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर पर है वही सबसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो समाज में बहुत निम्न स्तर पे हैं, जिनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही लो है, यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत क्या है नीचे हैं या बहुत पिछड़े हुए हैं दोस्तों, तो देखने को पता चलता है हमें कि वही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं दोस्तों, समाज में काम करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा परिश्रम जो समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग हैं वही करते हैं। दोस्तों, एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, यानी कि एक जो दक्षिण अमेरिकी कहावत है वो यह है दोस्तों, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। यानी कि दोस्तों एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, अगर परिश्रम इतना अच्छा चीज़ होता जो कहते हैं सभी लोग परिश्रम करो, मेहनत करो, तो अगर यदि परिश्रम इतना ही अच्छा होता तो उसे जो अमीर लोग हैं अपने लिए हमेशा क्या करते बचा के रखते और गरीबों को परिश्रम नहीं करते नहीं करने देते। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी-कभी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि आपकी कहावत कौन से देश से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिकी कहावत है। ठीक दोस्तों? दोस्तों, विश्व भर में पत्थर तोड़ने, खुदाई करना, भारी वज़न उठाना या रिक्शा, ठेला खींचना जैसे कठिन श्रम गरीब लोग ही करते हैं, फिर भी उनकी जीवन स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। यानी कि दोस्तों देखते हैं जितना भी जीवन में आप देखेंगे अपने अपने आस-पास या अपने समाज में, तो जो दोस्तों जितने भी कठिनाई भरे काम हैं या जितने भी दोस्तों मतलब कठिन काम है, वो दोस्तों सभी क्या करते हैं दोस्तों, वही लोग करते हैं जो क्या है बहुत ही गरीब है। जैसे पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वज़न उठाना, ठेला खींचना,
और जैसे कि क्या करना दोस्तों, घरों के निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में कार्य करता। फिर भी दोस्तों उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधर नहीं पाती है, यानी उनका जो जीवन स्तर है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं हो पाता है। इतना परिश्रम करते हैं, इतना काम करते हैं, तब भी गरीब लोग। दोस्तों इसके अलावा प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती, यानी कि दोस्तों हर एक समाज में जो आदमी का सामाजिक लेवल होता है, यानी कि जो सामाजिक स्तर होता है या परिस्थिति होती है, एक समान नहीं होती है। किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसे संसाधनों की अधिकता होती है, तो दूसरों और कुछ लोगों के पास इसका इनका नितांत अभाव रहता है, तो कुछ लोग की स्थिति बीच की होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, जो समाज है वहाँ पर सबकी जो स्थिति होती है, यानी कि परिस्थिति होती है, वो समान नहीं रहती है। किसी के पास देखेंगे तो आप धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, सत्ता, शक्ति जैसे संसाधन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन देखेंगे वहीं पर आप किसी के पास ये सब क्या होते हैं, सब बहुत ही कम होते हैं। यानी कि किसी के पास ज़्यादा होंगे, किसी के पास बहुत ही कम होंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी स्थिति क्या होगी, बीच की होगी। यानी कि जिसके पास क्या होगा दोस्तों, ना बहुत ज़्यादा होगा, ना बहुत कम होगा। यानी कि सामाजिक परिस्थिति क्या होती है, सबकी समाज में एक समान नहीं होती है। ठीक दोस्तों? दोस्तों आप देखेंगे जो सामाजिक विषमता या जो सामाजिक असमानता है, या व्यक्तिगत नहीं है दोस्तों, या जो विषमता है या जो बहिष्कार है दोस्तों, ये सामाजिक है। यानी कि दोस्तों सामाजिक विषमता जो बहिष्कार समाज में फैला हुआ है, या किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं संबंधित है, पूरे समाज से संबंधित है। और दोस्तों ये हम जानेंगे जी, जो सामाजिक विषमता और जो सामाजिक बहिष्कार है, वो सामाजिक इसलिए है कि क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं, समूह से संबंधित है। यानी कि जो सामाजिक विषमता और बहिष्कार है, इसलिए पहली बात तो सामाजिक है क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं संबंधित है, ये किससे संबंधित है, समूह से संबंधित है। ये व्यवस्थित व संरचनात्मक है। और ये दूसरा कारण यह है, जो सामाजिक विषमता एवं जो बहिष्कार है, सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये व्यवस्थित एवं क्या है, संरचनात्मक है, ये आर्थिक नहीं है, यानी कि ये सामाजिक है। इसीलिए क्या है दोस्तों, जो सामाजिक विषमता और जो बहिष्कार है क्या है दोस्तों, ये सामाजिक है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक क्यों है, तो आप यही लिख दीजिएगा तीनों पॉइंट। क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं, समाज से संबंधित है। दूसरा ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है। और तीसरा ये आर्थिक नहीं है, यानी कि ये सामाजिक है। इसलिए क्या है दोस्तों, सामाजिक विषमताएं और जो हमारे बहिष्कार है, सब क्या है, सामाजिक है। ठीक दोस्तों, सामाजिक संसाधनों को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों लोगों के पास जो मतलब सोशल प्रॉपर्टी होती है, या जो सामाजिक संसाधन होते हैं, अगर हम उनको बांटना चाहें तो हम 3 रूप में बांट सकते हैं। ठीक दोस्तों? पहला जो है, पहला आर्थिक पूंजी के रूप में हम बांट सकते हैं किसी के मतलब सामाजिक संसाधन को। आर्थिक पूंजी का मतलब क्या है दोस्तों, भौतिक संपत्ति आय के रूप में, यानी कि जो उसकी भौतिक संपत्ति है, जैसे कि उसके घर हो गए, उसके जो पैसा हो गए, जो इनकम हो गई, इसके रूप में हम पहला बांट सकते हैं। यानी कि जो सामाजिक संपत्ति का जो प्रथम मतलब रूप है, या जो प्रथम पार्ट है या भाग है, उसे क्या कहते हैं, वो आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी में क्या आता है दोस्तों, भौतिक संपत्ति और आय। ठीक, ये सब क्या होती है, आर्थिक पूंजी होती है। जो दूसरा सामाजिक संसाधन का मतलब प्रकार है, वो है सांस्कृतिक पूंजी। अब दोस्तों सांस्कृतिक पूंजी क्या होता है दोस्तों, प्रतिष्ठा एवं शैक्षिक योग्यता के रूप में, यानी कि आपके अंदर कितनी प्रतिष्ठा है, कितना आपके अंदर मतलब शिक्षा है, योग्यता है, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब दोस्तों होते हैं प्रतिष्ठा एवं शैक्षिक योग्यता के रूप में हमारी सांस्कृतिक पूंजी होते हैं। दोस्तों तीसरा होता है सामाजिक पूंजी। दोस्तों सामाजिक पूंजी क्या होता है दोस्तों, सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में, यानी कि जो हमारी सामाजिक संगतियां होती है, जो हमारे मतलब लोगों से संपर्क होते हैं, या जो हमारे मतलब रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे जो हमारी सामाजिक संगतियां व संपर्क होते हैं, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिक पूंजी के रूप में आते हैं। तो कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है, सामाजिक संसाधनों को बताइए, या इनमें से कौन सा ऐसा है जो सामाजिक संसाधन नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सामाजिक संसाधन जो है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख लीजिए। पहला है आर्थिक पूंजी, दूसरा सांस्कृतिक पूंजी, और तीसरा सामाजिक पूंजी। ठीक दोस्तों, 2 सासे हैं और एक आशय है, इसे आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक दोस्तों, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भूल ही जाते हैं कि कौन सा प्रश्न है इसका, और मतलब कौन सा उत्तर है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा सामाजिक विषमता का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे आप जान लीजिए। दोस्तों सामाजिक विषमता का साधारण भाषा में अर्थ यह है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धत सामाजिक विषमता कहलाती है। यानी कि जो सामाजिक संसाधन है उनके पास, उनकी पहुंच जो है असमान है लोगों के पास। यानी कि जो सामाजिक संसाधन है उसको सभी लोग एक समान रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी के पास ज़्यादा धन दौलत है, किसी के पास कम धन दौलत है, या कोई ज़्यादा योग्य है, कोई ज़्यादा अयोग्य है। तो यही क्या है दोस्तों, सामाजिक विषमता है। यानी कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या है दोस्तों,
सामाजिक विषमता कहलाती है। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो सामाजिक अस्त्रीकरण होता है ये क्या होता है इसको जानते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी के ग्रुप से सेकंड हेडिंग है। तो दोस्तों सामाजिक अस्त्रीकरण क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आप हिंदी मीडियम के अगर आर्ट्स से हैं यानी कि ह्यूमैनिटीज आपने दे रखी है क्लास 12th में, दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के सभी वीडियो हिंदी मीडियम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बिना समय व्यक्त करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। सामाजिक विषमता को और सामाजिक अस्त्रीकरण को और अच्छे से जानते हैं हम सब। दोस्तों एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों को ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बट जाना ही सामाजिक अस्त्रीकरण कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो एक समाज होता है उसमें जो समूह पाए जाते हैं उन समूहों को ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बट जाना ही क्या होता है दोस्तों, सामाजिक अस्त्रीकरण कहलाता है। यानी कि एक मतलब जो लोग आपस में बटे रहते हैं ऊपर नीचे, मतलब कोई जैसे जाति के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई मतलब क्या है सबसे ऊपर माना जाता है तथाकथित ऊंची जातियां, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं मध्य के माने जाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों जो नीचे माने जाते हैं। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, सामाजिक अस्त्रीकरण है। यानी कि क्या है दोस्तों, सामाजिक आधार पर जब लोग क्या होते हैं दोस्तों ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाते हैं, इसे ही बोलते हैं दोस्तों सामाजिक अस्त्रीकरण। ठीक दोस्तों सामाजिक अस्त्रीकरण की 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं हैं। अब दोस्तों इसे हम जान लेते हैं कि सामाजिक अस्त्रीकरण के क्या 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं हैं। दोस्तों सामाजिक अस्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच की भिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। और जो दूसरा इसका जो सैद्धांतिक विशेषता है वो यह है, सामाजिक विषमता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी कि दोस्तों सामाजिक विषमता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती जाती रहती है। एक रूप से अगर देखेंगे, अगर आप दलित हैं तो अगर आपको शोषण का सामना करना पड़ रहा है, समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके आने वाली पीढ़ी को कोई हो सकता है कि क्या करना पड़े, सामाजिक शोषण या सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़े। यानी कि सामाजिक अस्त्रीकरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, और हो सकता है कि आपका जो स्तर है वो आगे आने वाले समय में भी वही रहे जो इस समय है। तो इसका मतलब है सामाजिक जो अस्त्रीकरण होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी क्या होता है बना रहता है। दोस्तों सामाजिक अस्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। यानी कि जो सामाजिक अस्त्रीकरण होता है उसे विश्वास और विचारधारा द्वारा। दोस्तों जो हमारी एनसीईआरटी के एक अगली हेडिंग है पूर्वाग्रह, अब आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। दोस्तों पूर्वाग्रह यह होता है कि एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी समूह के लोग दूसरे समूह के बारे में बिना पूरी जानकारी लिए पहले ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि सभी अमीर लोग घमंडी होते हैं या सभी ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं तो यह पूर्वाग्रह है, क्योंकि दोस्तों यह सोच बिना किसी वास्तविक अनुभव या प्रमाण के पहले से बना ली गई है। ठीक दोस्तों समझ गए ना। यानी कि दोस्तों अगर आपको सरल शब्दों में बताऊं तो पूर्वाग्रह का मतलब यह होता है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी हुई अक्सर गलत या एक तरफा जो धारणाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक दोस्तों इस शब्द का अक्षरांश अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे जो पूर्वाग्रह है इसका अक्षरांश अर्थ यानी कि इसका मतलब शाब्दिक अर्थ आप जानना चाहेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्व निर्णय। यानी कि पूर्व निर्णय मतलब क्या करना, बिना किसी जानकारी के पहले ही क्या करने ला निर्णय ले लेना या विश्वास या अपना विचार बना लेना, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे हुए शुरुआत में ही बना ली जाती है। दोस्तों एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यानी कि दोस्तों जो एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति होता है यानी कि जो पहले से ही विचार बना लेता है या पहले से ही बिना मतलब तथ्य को जाने अपने विचारों को मजबूत कर लेता है, दोस्तों ऐसे पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर क्या होते हैं दोस्तों, आधारित होते हैं। यानी कि ये सब सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं, इसके पास कोई सबूत और साक्ष्य नहीं रहता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। दोस्तों यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी बदलने से इनकार करते हैं। यानी कि पूर्वाग्रही व्यक्ति जो होते हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं दोस्तों, वह लोग जब नई जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बावजूद भी दोस्तों वो जो अपने विचार है उसे बदलने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को राजी नहीं कर पाते हैं। यानी कि नई जानकारी
जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी अपने विचारों को बदलने से क्या करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूर्वाग्रह से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, ऐसे पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, इनकार करते हैं अपने विचार को बदलने के लिए नई जानकारी मिलने पर। दोस्तों पूर्वाग्रह अपरिवर्तनीय, कठोर व रूढ़ि रूढ़ि रूढ़िबद्ध रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होता है। यानी कि दोस्तों जो पूर्वाग्रह होता है वो दोस्तों क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि जल्दी परिवर्तित नहीं होता। जो एक बार बन गया वो बन गया। बहुत कठोर होता है, बहुत रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित क्या होता है। ठीक दोस्तों पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। दोस्तों बात ध्यान देने वाली यह है, इसे आप नोट करिएगा, जो पूर्वाग्रह है वो क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक दोस्तों पर समानता इसे नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है। यानी कि दोस्तों पूर्वाग्रह को हम अधिकतर क्या लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, नकारात्मक रूप में ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक दोस्तों उदाहरण के लिए अपनी जाति को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। यानी कि दोस्तों क्या होता है, हम देखते हैं ना, जैसे पूर्वाग्रह में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से प्रति क्या करते हैं, अपने पहले से ही विचार बना लेते हैं बिना तथ्यों पर। तो एक रूप से अगर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी जात को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि जिस जात में उनका जन्म हुआ है उस जात के लोगों को क्या करेंगे दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा मानेंगे। यानी कि उनकी जात बहुत अच्छी है, वो सब लोग उनकी जात में जन्मे सभी लोग अच्छे हैं, और जो अन्य जात के लोग हैं सब क्या है, बहुत ही खराब है। क्या है दोस्तों, यह पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है। तो दोस्तों अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न आए तो ये आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, या अगर आपसे मतलब सीयूटी में एग्जाम ही पूछ ले कोई मतलब उदाहरण है, मतलब कि पूर्वाग्रह का है या नहीं, तो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि उदाहरण पूर्वाग्रह का है या नहीं। उसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणाएं ज्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। यानी कि दोस्तों जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं पूर्वाग्रह जैसी, वो सब क्या होती है दोस्तों, सब अधिकतर जो निर्जातीय और जो प्रजातीय समूह होते हैं या जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में प्रयोग की जाती है। दोस्तों भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन है। कुछ समुदाय को वीर प्रजाति की संज्ञा दी जाती है, तो कुछ को कायर और पौरुषहीन, और कुछ को दगाबाज कहा जाता है। दोस्तों यानी कि जो भारत में जो ये पूर्वाग्रह की अवधारणा है, ये दोस्तों क्या है, देखेंगे दोस्तों तो ये उपनिवेशवाद की भी एक रूप से देन है। क्योंकि दोस्तों जो बहुत समय से उपनिवेश रहा है, तो उसमें उपनिवेशवादी कुछ ऐसे रूढ़िबद्ध विचार थे जो क्या हुए हैं, उसके अंदर समाहित हो गए हैं। यानी कि कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन है। कुछ समुदाय को दोस्तों वीर प्रजाति की संज्ञा दे दी जाती है, यानी कि जो इस समुदाय इस जाति के संबंधित है, क्या है, बहुत ही वीर है, बहुत ही बहादुर है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कायर और पौरुषहीन कहा जाता है। जैसे कि सोसाइटी में कुछ लोग को बताया जाएगा, भाई जो एक कम्युनिटी के लोग हैं, जो इस समाज या जाति के लोग हैं, ये सब क्या है दोस्तों, बहुत ही बलवान है, बहुत ही क्या है दोस्तों, ताकतवर है, यानी कि वीर प्रजाति के लोग हैं। और कुछ को बताया जाएगा, अरे ये सब तो कायर लोग हैं, ये सब पौरुषहीन है, ये सब तो मतलब डरपोक इंसान है। और कुछ लोगों को क्या बताया जाता है दोस्तों, ये दगाबाज है, यानी कि क्या करते हैं, धोखा करते हैं। लेकिन दोस्तों जो धारणाएं होती हैं पूर्ण रूप से गलत होती हैं। क्योंकि दोस्तों हम देख सकते हैं, या सही हो सकता है कि दोस्तों कोई व्यक्ति किसी समय में आलसी या चालाक, बहादुर या कायर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सामान्य कथन सभी समूहों के कुछ जातियों के बारे में सच नहीं हो सकता है। दोस्तों पूरे समुदाय के लिए यह सच नहीं हो सकता है। यानी कि दोस्तों समान कथन सभी समूहों के कुछ व्यक्तियों के बारे में सच हो सकता है, लेकिन पूरे समुदाय के लिए सही नहीं हो सकता है। यानी कि किसी एक समाज का कोई एक व्यक्ति हो सकता है आलसी हो, बहुत वीर प्रजाति का हो, परुषहीन हो। लेकिन दोस्तों एक आदमी के आधार पर आप पूरे समाज को कैसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आलसी या वीर प्रजाति का घोषित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों जो रूढ़िबद्ध धारणाएं पूरे समूह को एक जैसा मानते हैं और व्यक्तियों की भिन्नता या जो उनके समय या परिस्थितियों के अंतर को नजरअंदाज कर देती हैं। यानी कि दोस्तों जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो क्या करती है, सभी समूह को एक जैसा मानती है। जैसा कि मैंने बताया ना, एक ही व्यक्ति के आधार पर पूरे समाज को वीर प्रजाति बता दिया जाएगा, या कायर पौरुषहीन बता दिया जाएगा, या दगाबाज बता दिया जाएगा। और दोस्तों ये व्यक्तियों की भिन्नता या समय और परिस्थितियों के जो अंतर होते हैं दोस्तों, वो क्या करती है, नजरअंदाज कर देती है। कौन सी धारणाएं, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, जो पूर्वाग्रहित धारणाएं होती है। दोस्तों भेदभाव क्या है, विषय में जान लेते हैं। दोस्तों भेदभाव का अर्थ है दोस्तों किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति या धर्म के आधार पर अवसरों या सुविधाओं के से
वंचित रखना भेदभाव कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसका साफ-साफ अर्थ है, जब किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति या धर्म के आधार पर क्या किया जाता है दोस्तों, उनको अवसरों और सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, तो उसे भेदभाव कहते हैं। जैसे कि आप भारत में देखे होंगे जातिगत भेदभाव, जात के आधार पर लोगों को क्या किया जाता है, जो उनके सुविधाएँ और जो अवसर होती है उनसे वंचित रखा जाता है। दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भेदभाव कहते हैं। ठीक दोस्तों सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों वह तौर तरीका जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है। यानी कि दोस्तों सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार का मतलब यह है, यह वह तौर तरीका है जिसके जरिए क्या किया जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को समाज में मिलने नहीं दिया जाता है, पूरी तरह से घुलने मिलने से समाज में रोका जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो हम सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार बोलते हैं। दोस्तों सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं होता है, यह व्यवस्थित तथा अनैच्छिक होता है। यानी कि एक व्यवस्थित रूप से सामाजिक बहिष्कार घटित होता है समाज में, और दोस्तों यह अनैच्छिक होता है, यानी कि जिसके प्रति सामाजिक बहिष्कार किया जाता है उसकी इच्छा नहीं होती है कि उसके ऊपर क्या किया जाए, बहिष्कार या सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रताड़नाएं की जाए, लेकिन दोस्तों तब भी किया जाता है उसके प्रति क्या, सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन। तो दोस्तों सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं होता है, व्यवस्थित और अनैच्छिक होता है। ठीक दोस्तों भारत में भी अन्य समूहों की तरह जात, लिंग और धर्म आधारित सामाजिक भेदभाव व बहिष्कार प्रचलित रहे हैं, जिनके विरुद्ध विभिन्न कालों में आंदोलन हुए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अभिजात भारतीय भी ऐसे भेदभाव के शिकार हुए, तब उन्हें इसका वास्तविक अनुभव हुआ। दोस्तों जो ब्रिटिश काल था उसमें देखते हैं, तो जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उसमें भारतीयों से क्या करते थे, नफरत करते थे, उनके प्रति भेदभाव का नजरिए लगते थे। तो दोस्तों जब ब्रिटिश काल आया, तो दोस्तों जो भारत का जो अभिजात वर्ग है दोस्तों, या दोस्तों जो भारत का सो कॉल्ड मतलब इलाइट वर्ड है, या दोस्तों तथाकथित जो उच्च जातियां हैं दोस्तों वो सब भी क्या हुए दोस्तों, भेदभाव के शिकार हुए, क्योंकि उन्हें दोस्तों पहले कभी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा था, क्योंकि वो अन्य जातियों से ही भेदभाव करते थे। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेज आए, तो यानी कि ब्रिटिश जब शासन आया, तो पूरे भारतीय समाज से भेदभाव करते थे। तो इसमें उनके लिए छोटी जात क्या, बड़ी जात क्या, तो सबसे भेदभाव करते थे। तो दोस्तों जो बड़ी जातियां थी, जो सदैव से सभी का शोषण करती थी तथाकथित, तो उनका भी क्या हुआ दोस्तों, उनका भी ब्रिटिश शासन काल में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। यानी कि दोस्तों तब उन्हें इसका वास्तविक अनुभव हुआ, यानी कि तब उन्हें भेदभाव का जो वास्तविक अनुभव है तब जाकर हुआ। ठीक दोस्तों आप देखेंगे तो अब एक एनसीईआरटी में बॉक्स करके दिया गया होगा आपको ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के बारे में। तो ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर क्या होता है दोस्तों, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों समानता समाज को दो इकाइयों में विभाजित है, यानी कि जो समाज है दोस्तों, आप देखेंगे समानता दो इकाइयों में विभाजित है, पहला स्त्री और दूसरा पुरुष। दोस्तों यह एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था है, परंतु शरीर विज्ञान में हुए अनेक शोध ने शरीर को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। यानी कि दोस्तों हम देखते हैं समाज में जो मतलब एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्या है दोस्तों, स्त्री और पुरुष की। यानी कि समाज में दो इकाइयां हैं, एक स्त्री की होती है, एक पुरुष की होती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं जो शरीर विज्ञान है या उसमें क्या हुआ है दोस्तों, उसमें अनेक ऐसे शोध हुए हैं जिसने शरीर को क्या किया है, चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। यानी कि आप अपने चयन के अनुसार अपने शरीर को धारण कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। दोस्तों पुरुष अनेक चिकित्सा यंत्रों को प्रयोग कर स्वयं को महिला का रूप दे सकता है, और महिला यदि चाहे तो उन यंत्रों के द्वारा स्वयं को पुरुष का शरीर रूप दे सकती है। यानी कि दोस्तों अगर जो स्त्री है वो चाहे तो अनेक ऐसे यंत्र आ गए हैं, मतलब चिकित्सा यंत्र आ गए, चिकित्सा यंत्र आ गए हैं जिसका प्रयोग करके वह क्या कर सकती है दोस्तों, खुद को महिला का रूप मतलब पुरुष का रूप दे सकती है। और दोस्तों अगर पुरुष खुद चाहे तो पुरुष भी क्या कर सकता है, इन यंत्रों का प्रयोग करके महिला का रूप अपने आप को दे सकता है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इस दृष्टि से शल्य चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अपनी जेंडर पहचान में इच्छानुसार अथवा किसी अन्य कारण से बदलाव किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो टेक्निक आ गई है, जो शल्य चिकित्सा आ गया है, इसके अनुसार दोस्तों हम अपनी जो जेंडर या पहचान में दोस्तों इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी मतलब बदलाव को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि अपने हम जो जेंडर है, अपना जो हमारा जेंडर है उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार चिकित्सा मतलब शैल विधियों द्वारा। इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रांसजेंडर। ठीक दोस्तों, सरल शब्दों में अगर कहें तो पुरुष से स्त्री के रूप में
एवं स्त्री से पुरुष के रूप में स्वेच्छा से बदलाव की स्थिति ट्रांसजेंडर की अवधारणा को बनाती है एवं स्पष्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में है और वो स्त्री से पुरुष बनना चाहता है या पुरुष से स्त्री बनना चाहता है, तो दोस्तों इस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसजेंडर की अवधारणा कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या किसी कारण से अपने लिंग यानी कि जेंडर को बदलता है, यानी अपने आप को पुरुष से स्त्री में परिवर्तित करता है या स्त्री से पुरुष में परिवर्तित करता है, तो इसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब क्या करना, अपने जेंडर को बदल लेना। अगर आप पुरुष हैं और आप स्त्री बन गए विज्ञान के माध्यम से, या आप स्त्री हैं और आप विज्ञान के माध्यम से पुरुष बन गए, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब जान लेते हैं थर्ड जेंडर क्या होता है। दोस्तों थर्ड जेंडर के बारे में जान लेते हैं। थर्ड जेंडर क्या है दोस्तों, सामाजिक इकाइयों की यह श्रेणी जो ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है। यानी कि दोस्तों सामाजिक इकाई की वह श्रेणी जो ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्ड जेंडर बोलते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी श्रेणी में देखेंगे दोस्तों तो वास्तव में वे लोग आते हैं जो महिला और पुरुष दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होते हैं। यानी कि जिसमें महिला और पुरुष दोनों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसके अलावा थर्ड जेंडर की पहचान या तो स्वयं सामाजिक इकाई अथवा समूह, समाज या परिवार द्वारा की जाती है। ठीक दोस्तों, चूंकि ये सामाजिक इकाइयां ना तो संपूर्ण पुरुष और न ही पूर्ण महिला है, इसीलिए इसे तीसरा जेंडर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो थर्ड जेंडर होते हैं न वो पूर्ण रूप से महिला होते हैं और न दोस्तों पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। यानी कि तीसरा लिंग एक रूप से आप कह सकते हैं, थर्ड जेंडर कह सकते हैं। दोस्तों भारत सहित अनेक देशों ने इस सामाजिक श्रेणी को वैधानिक मान्यता प्रदान की है और उन्हें अनेक अधिकार दिए हैं। यानी कि दोस्तों जो भारत है उसके सहित जो अनेक देश हैं, उन्होंने क्या है, इन सामाजिक श्रेणियों को वैधानिक मान्यता प्रदान की है और उन्हें अनेक अधिकार का पात्र बनाकर समानता के मूल्यों से परिचित कराया है। ठीक दोस्तों आप देखेंगे तो भारत में जो तीसरा जेंडर है यानी जो थर्ड जेंडर है दोस्तों, वो चुनाव लड़ने के लिए स्वयं को नामांकित कर सकता है, वोट डाल सकता है। ये सब अधिकार जो है भारत में थर्ड जेंडर को प्राप्त है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जो तीसरा जेंडर है उसके लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वयं को मतलब नामांकित कर सकते हैं या नहीं, तो उसे आप याद रखिएगा कि वह सब क्या कर सकते हैं, स्वयं को चुनाव लड़ने के लिए नामांकित कर सकते हैं। यानी कि जो थर्ड जेंडर है उसे भी चुनाव लड़ने और वोट डालने का क्या है, भारत में अधिकार है। ठीक दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए थर्ड जेंडर क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में। दोस्तों थर्ड जेंडर में वो लोग आते हैं जो न पूरी तरह पुरुष होते हैं और न पूरी तरह स्त्री, उनमें दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे बोलते हैं हम थर्ड जेंडर। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगली हेडिंग देखेंगे जो आप अपनी बुक में एनसीईआरटी को तो ऐसे दे रखी है, जाति और जनजाति दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती है और न्याय संगत सिद्ध करती है। तो दोस्तों इसमें हम पहले जात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जात क्या होती है। दोस्तों जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसी के बारे में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। दोस्तों जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण व्यवहार को लागू करती है और न्यायपूर्ण ठहराती है। यानी कि दोस्तों जो जाति है एक भारतीय सामाजिक संस्था है, यानी कि एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें दोस्तों विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को क्या किया जाता है दोस्तों, लागू किया जाता है और न्याय संगत ठहराया जाता है। दोस्तों ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती थी। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो जाति व्यवस्था है व्यक्तियों का क्या करती है, उनके व्यवसाय या उनके परिस्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है समाज में। ठीक दोस्तों, प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है, यानी कि प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यानी कि दोस्तों अगर कोई
व्यक्ति है, अगर वो किसी विशेष जाति में जन्म लेता है, यानी कि विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय को भी मतलब उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था, और जो उसकी जाति से व्यवसाय जुड़ा था जिसमें उसने जन्म लिया है दोस्तों, वह उसी व्यवसाय को करेगा, वह उस व्यवसाय को छोड़ नहीं सकता, यानी कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता था। ठीक दोस्तों। दोस्तों दोस्तों प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान होता है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक जाति का क्या होता है, जो सामाजिक स्थिति होती है या हैसियत होती है, उसमें क्या होता है कि स्थान निर्धारित होता है। दोस्तों अतः मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणियां श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक बृहत्तर व्यावसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणी क्रम था। दोस्तों इसका इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो जातियां होती हैं उसमें भी कई छोटी बड़ी जातियां पाई जाती हैं, यानी कि जातियों में भी क्या होती हैं, कई सारी उपजातियां होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों एक कारीगर को एक बड़ी व्यावसायिक श्रेणी मान ले, तो उसके अंदर भी कोई बड़ा कारीगर, कोई साधारण काम करने वाला और कोई बहुत ही निम्न स्तर का कारीगर माना जाता है। यानी कि दोस्तों एक पेशे के अंदर भी अलग अलग दर्जे या रैंक के लोग होते हैं। यही इस सेंटेंस में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक दोस्तों। अस्पष्टता सामाजिक जैसे जाति तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध था। यानी कि दोस्तों जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है उसमें घनिष्ठ संबंध रहता है। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप उच्च जाति में जन्म लिए हैं, तो आपके पास जो आर्थिक संसाधन होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर आपकी सामाजिक स्थिति ऊंची है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ऊंची होगी। तो इसे यही पर बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर कि सामाजिक और आर्थिक हैसियत में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। उच्च जातियाँ प्रायः निर्बाध रूप से उच्च आर्थिक स्थिति की थी, जबकि निम्न जातियां प्रायः निर्बाध रूप से निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। यानी कि दोस्तों उच्च जातियों के पास अधिकतर निर्बाध रूप से आर्थिक परिस्थितियां जो होती थी वो उच्च होती थी, और जो निम्न जातियां थी उनकी प्रायः निम्न आर्थिक स्थितियां होती थी। दोस्तों आधुनिक काल विशेषकर 19वीं सदी से जाति और व्यवसाय का संबंध कमजोर हुआ है। अब व्यवसाय बदलना आसान हो गया है और आर्थिक स्थिति भी जाति से कम जुड़ी हुई है। हर जाति में अमीर गरीब लोग मिलते हैं। यानी कि दोस्तों लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है, यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ है दोस्तों, आप देखते हैं तो जाति और व्यवसाय का जो संबंध है दोस्तों धीरे धीरे कमजोर हो गया है। यानी कि चाहे जिस जाति में जन्मा व्यक्ति है वो चाहे जिस कार्य को क्या कर सकता है, कर सकता है। यानी कि जाति और व्यवसाय का जो संबंध है 19वीं शताब्दी में कमजोर हो गया है। अब व्यवसाय बदलना आसान हो गया है, और दोस्तों आर्थिक स्थिति भी जात से कम जुड़ी हुई है। यानी कि हर जात में अमीर और गरीब लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी जात में ही गरीब लोग मिलेंगे, आपको बड़ी जात में भी या तथाकथित उच्च जात में भी गरीब लोग देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों फिर भी व्यापक स्तर पर जाति और वर्ग का संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, केवल समान सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच में दूरी कम हुई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो व्यापक स्तर पर अगर आप देखेंगे फिर भी जो जाति या वर्ग का जो संबंध है, या दोस्तों जाति या वर्ग का हम देखते हैं दोस्तों एक रूप से हमारे समाज में जो पूरा का पूरा संबंध चलता आ रहा है दोस्तों, वह पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो समान स्तर के आर्थिक सामाजिक जातियां हैं, यानी कि जो समाज स्तर के सामाजिक आर्थिक जातियां हैं, उनके बीच में क्या हुआ दोस्तों, दूरियां कुछ कम हुई है। यानी कि दोस्तों जो थोड़ा बहुत समानता रखती थी जातियां आपस में, या जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियां थोड़ा बहुत समान थी पहले के ज़माने में, उनके बीच क्या हो गया दोस्तों, अब अंतर बहुत ही कम हो गया है। लेकिन मतलब पूरी तरह से अभी जो संबंध है ये खत्म नहीं हुआ है, जो जाति और जो आर्थिक स्तर का था। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संक्षेप में कहा जाए तो दोस्तों समाज में बदलाव जरूर आया है, परंतु बड़े स्तर पर जाति आधारित असमानता अभी भी बनी हुई है। आज भी ऊंची जातियां अधिक साधन संपन्न और ऊंचे पदों पर हैं, जबकि निम्न जातियां अब भी वंचित हैं। यानी कि दोस्तों समाज में बदलाव आया है, जातिगत जो धारणाएं थी कमजोर हुई हैं, लेकिन दोस्तों अब भी क्या हुआ है दोस्तों, जो जाति आधारित असमानता है बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो ऊंची जातियां हैं वो अधिक साधन संपन्न है, यानी कि ज़्यादा अमीर है और ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर अब भी आसीन है, और जो दोस्तों निम्न जातियां हैं वो भी अब भी वंचित हैं। दोस्तों सामाजिक आंदोलन, आर्थिक बदलाव और सरकारी प्रयासों के बावजूद 21वीं सदी में भी दोस्तों जाति भारतीयों के जीवन के अवसरों को गहराई से प्रभावित
करती है। दोस्तों हम जान लेते हैं अस्पृश्यता के बारे में, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, छुआछूत कहते हैं। ठीक दोस्तों, धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक विधान या दंडों का प्रावधान किया जाता है, इसे अस्पृश्यता कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऐसी जातियां हैं जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से बहुत ही अशुद्ध मानी जाती हैं या अशुद्धता एवं शुद्धता के पैमाने में बहुत ही नीचे मानी जाती हैं, दोस्तों ऐसी जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंड का विधान किया जाता है, इसे अस्पृश्यता कहते हैं या इसे छुआछूत कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ वो जातियां जो बहुत ही मतलब अशुद्ध मानी जाती हैं धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, बहुत ही कठोर सामाजिक दंडों का पालन करना पड़ता है, इसी को दोस्तों हम अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं उनका दोस्तों जाति शोभन या अधिक्रम में कोई स्थान नहीं है, वे तो इस व्यवस्था से ही बाहर मानी जाती हैं। छुआछूत अछूत जातियां जो होती हैं वो जाति व्यवस्था से क्या होती हैं दोस्तों, इस रूप से देखेंगे तो आप जाति शोभन व्यवस्था से ही बाहर मानी जाती हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अछूत जातियों को तो इतना अधिक अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है कि उनका जरा छू लेना भर से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो अछूत जातियां होती हैं, जो अस्पृश्य जातियां होती हैं, उनको इतना शुद्ध माना जाता है कि अगर उनको कोई छू लेगा जो उच्च जाति का है या कोई अन्य जाति का है तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये महिला पानी दे रही है तो ऐसे दे रही है पानी की जैसे उससे छू ना जाए, इसको एकदम नीचे करके ऊपर से देखिए यहाँ से पानी डाल रही है, तो इससे यह धारणा पता चलती है कि जो अछूत जातियां होती हैं उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। दोस्तों अछूत माने जाने वाली व्यक्तियों को कठोर दंड झेलने पड़ते हैं और उन्हें जो छू लेता है उसे भी अशुद्धिकरण करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जो अछूत माने जाने वाली जातियां होती हैं उनको बहुत सारे मतलब कठोर दंडों का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों इनको कोई छू लेता है तो दोस्तों उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। दोस्तों जो दक्षिण भारत में तो दूर से अस्पृश्यता की धारणा प्रचलित थी, यानी कि जो दक्षिण भारत है हमारा, वहां पर दूर से अस्पृश्यता की जो धारणा थी वो प्रचलित थी, यानी कि जहाँ अछूत उपस्थित या उसकी छाया तक अशुद्ध मानी जाती थी। यानी कि दूर से अस्पृश्यता में क्या होता है दोस्तों, या दूर से अशुद्धता में क्या होता है दोस्तों, इसमें यह माना जाता है कि दोस्तों जो अछूत है उसकी उपस्थिति या छाया भी क्या होती है दोस्तों, उसमें अशुद्ध मानी जाती है। यानी कि दक्षिण भारत में दूर से अस्पृश्यता की जो धारणा थी वो बहुत ही मजबूत थी या प्रचलित थी, उसमें अछूत व्यक्तियों की छाया उपस्थिति भी क्या होती थी, अशुद्ध मानी जाती थी। कुल मिलाकर दोस्तों अस्पृश्यता केवल शारीरिक संपर्क से बचने तक सीमित नहीं था, बल्कि अछूत पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध भी लगाती थी। यानी कि दोस्तों जो अस्पृश्यता होती है दोस्तों, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप जो मतलब जो अछूत जाति हैं उनको मत छूइए, उनसे शारीरिक संपर्क से बचे रहिए। दोस्तों इसका यह भी अर्थ था कि जो अछूत जातियां हैं उन पर कई प्रकार के सामाजिक जो प्रतिबंध होते थे वह लगाए जाते थे। यहाँ तक बता देना भी महत्वपूर्ण है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं, अपवर्जन, बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। दोस्तों जो अस्पृश्यता होती है उसके 3 मुख्य आयाम है, यानी कि अस्पृश्यता के 3 जो आयाम है वो ये है दोस्तों, पहला है बहिष्कार या अपवर्जन, दूसरा है अनादर या अधीनता, और जो तीसरा है जो दोस्तों अस्पृश्यता का आयाम वो है दोस्तों शोषण। ये क्या है दोस्तों, ये 3 आयाम है जो दोस्तों जो अस्पृश्यता के मतलब आयाम है। ठीक दोस्तों यहाँ आगे बताया गया है कि अस्पृश्य यानी कि नीची जातियां भी शोषण झेलती हैं, लेकिन अछूतों को उससे कहीं अधिक कठोर बहिष्कार सहना पड़ता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो नीची जातियां होती हैं जिन्हें स्पृश्य माना जाता है, यानी कि जो नीची तो हैं लेकिन उन्हें छू सकते हैं, वो दोस्तों में भी शोषण झेलती हैं, लेकिन दोस्तों जो अछूत जातियां होती हैं उससे कहीं अधिक शोषण या बहिष्कार का सामना करती है। यानी कि जो अछूत लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा मतलब नीची जातियों की अपेक्षा प्रताड़ना या सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों दलितों को बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़े जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते। यानी कि दोस्तों जो दलित समूह है हमारे भारत समाज का, उसको इतने भयंकर मतलब बहिष्कार के रूप भुगतने पड़े हैं जो अन्य समूहों को नहीं सहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जो दलित होते हैं दोस्तों, उन्हें पेयजल के समान स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके कुएं, हैंडपंप, घाट आदि अलग होते हैं। यानी कि दोस्तों जो दलित समाज से लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है दोस्तों, उनको सामान्य पेयजल स्रोत जैसे कि दोस्तों
जो कुआँ हो गया या हैंडपंप हो गया या घाट हो गया, इससे पानी नहीं लेने दिया जाता है। दोस्तों जो इनके पेयजल के स्रोत होते हैं, यानी कि इनके जो कुएँ, हैंडपंप या जो घाट होते हैं, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं। यानी कि दोस्तों दलितों को बहुत ज़्यादा जो अछूत मतलब बहिष्कार है, जो भेदभाव, उसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों सामाजिक, धार्मिक, पूजा आराधना, सामाजिक समारोह और उत्सवों और त्योहार में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो दलित होते हैं, वो सामाजिक, धार्मिक उत्सवों में, पूजा आराधना में या सामाजिक समारोह में या त्योहारों में क्या कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। दोस्तों आर्थिक रूप से भी उनका शोषण होता है, उनसे बेगार करवाई जाती है और बस बहुत कम मजदूरी दी जाती है, यहाँ तक कि संपत्ति तक छीन ली जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर अस्पृश्यता पूरे भारत में पाई जाने वाली प्रथा है। हालांकि इसके रूप में तीव्रता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रूप से पाई जाती है, यानी कि इसके अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की तीव्रता देखने को मिलती है। भारत में हर एक जगह दोस्तों हम जानते हैं कि जो अस्पृश्यता है फैली हुई है, लेकिन इसका जो प्रभाव है दोस्तों, वो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से है, यानी कि इसकी तीव्रता अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न होती है। ठीक दोस्तों? दोस्तों तथाकथित अस्पृश्य को सदियों से अलग नाम से पुकारा गया, जो अब अपमानजनक और निंदात्मक माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो अस्पृश्य जातियाँ होती हैं, उन्हें सदियों से ऐसे नामों से पुकारा जाता था, जो क्या होते हैं दोस्तों, अब अपमानजनक या निंदनात्मक माने जाते हैं। उनमें से ऐसे अनेक शब्द जो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हालाँकि आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निंदनात्मक आरोपों को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्होंने हरिजन, जिसका शाब्दिक अर्थ है परमात्मा के बच्चे, कहकर पुकारना शुरू किया। यह काफी लोकप्रिय हुआ। यानी कि दोस्तों जो महात्मा गांधी थे, यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बापू महात्मा गांधी, वो दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो मतलब अछूत जातियां होती हैं दोस्तों, उन्हें इन जो मतलब अपमानजनक या निंदात्मक जो शब्द होते हैं, उनसे बचाने के लिए दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इन जातियों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 दशक में दोस्तों उन्हें हरिजन पुकारना शुरू किया। दोस्तों हरिजन का मतलब क्या होता है, परमात्मा के बच्चे, यानी कि ईश्वर के बच्चे। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी ने जितनी भी अशुद्ध जातियां थी, उनको हरिजन कहना शुरू किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के बच्चे। ठीक दोस्तों? दोस्तों किंतु भूतपूर्व अस्पृश्य समुदाय और उनके नेताओं ने एक दूसरा शब्द गढ़ा, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर इस स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों जो भूतपूर्व मतलब अस्पृश्य समुदाय के नेता थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक अलग शब्द गढ़ा, जो थे दलित था दोस्तों, जो इस सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए दोस्तों आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि महात्मा गांधी ने जो हरिजन शब्द दिया था, इसके अलावा जो उनके नेता थे, दलितों के जो नेता थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक अन्य शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया, यानी कि हरिजन की बजाय उन्होंने अपने आप के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया। और दोस्तों जो इस समूह का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर क्या किया जाता है दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता है दलित शब्द। ठीक दोस्तों? दोस्तों भारतीय भाषाओं में दलित शब्द आक्षरिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ या उत्पीड़ित लोगों का उत्तोतक है। यानी कि दोस्तों जो दलित शब्द है, उसका भारतीय भाषाओं में जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ यह है कि पैरों से कुचला हुआ। यानी कि दलित का मतलब होता है जो पैर से क्या किया गया है, कुचल दिया गया है या दबा दिया गया है, या उत्पीड़ित लोगों का क्या है, उद्योतक है। यानी कि दलित से यह पता चलता है जो ये लोग हैं, क्या किए गए हैं, सताए गए हैं, पैरों से कुचले गए हैं और ये क्या है, पीड़ित है। ठीक दोस्तों यह शब्द न डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था और न ही वह इसे अक्सर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें उनके विचार, दर्शन और दलित सशक्तिकरण आंदोलन की भावना स्पष्ट झलकती है। यानी कि दोस्तों दलित शब्द जो है, उसे न डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था और न ही दोस्तों वो इसे अक्सर इस्तेमाल करते थे, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन था, विचार था, और जो दलितों के ऊपर उनके सशक्तिकरण के आंदोलन या भावनाएं थी, वो दोस्तों दलित शब्द में मतलब स्पष्ट रूप से झलकते हैं। ठीक दोस्तों 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। उस समय पश्चिम भारत में दलित पैंथर नामों का जो उग्र समूह उभरा, उसने अपने अधिकारों तथा मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्षों के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। यानी कि दोस्तों जो 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगे हुए थे, उसमें दोस्तों क्या हुआ, ये जो दलित शब्द था दोस्तों, इसका बहुत व्यापक प्रयोग
हुआ। और दोस्तों उस समय जो पश्चिम भारत था उसमें दलित पैंथर नाम का दोस्तों एक समूह उभरा, जिसकी यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, जिसे नामदेव रसाल जैसे लोगों ने स्थापित किया था। तो दोस्तों जो दलित पैंथर था दोस्तों, उस उग्र समूह द्वारा दोस्तों अपने अधिकार, अपने मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्षों में जो इस शब्द था दलित, उसका बहुत ही क्या किया गया, व्यापक प्रयोग किया गया, या इसे अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द के रूप में क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया दलित पैंथरों द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम यह जानेंगे कि जो जातियाँ और जनजातियाँ हैं, जिनके बारे में भी दोस्तों हमने पढ़ा, जिनके प्रति बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, जिनके प्रति बहिष्कार का भाव रखा जाता है समाज में, दोस्तों इनके प्रति यानी कि जातियों और जनजातियों के प्रति जो भेदभाव है उसे मिटाने के लिए राज्य एवं अन्य संगठनों द्वारा दोस्तों क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसी को हम पढ़ेंगे। यानी कि जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य एवं अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम, अब इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। कभी कभी दोस्तों यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि जितने भी कदम आपको बताए जाएंगे ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो एक परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। यानी कि दोस्तों जो भारतीय सरकार थी वो मतलब स्वतंत्रता से पहले भी, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश सरकार थी, तब से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या हो रहे हैं दोस्तों, विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे तो 1935 में जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, उसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की एक अनुसूची तैयार की थी। दोस्तों इस अनुसूची में क्या था, उन लोगों का उन जातियों का क्या था दोस्तों, नाम दिया गया था जिनके प्रति क्या हो रहे थे दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहे थे, और इस भेदभाव के कारण उनके लिए विशेष बर्ताव का मतलब व्यवहार करना जरूरी था। इसीलिए क्या किया गया दोस्तों, 1935 में एक अनुसूची तैयार की गई। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊं आपको, 1935 में ब्रिटिश सरकार ने जातियों और जनजातियों की अनुसूची तैयार की, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनके खिलाफ समाज में भेदभाव होते हैं, और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे प्रयास करने चाहिए, विशेष बर्ताव करने चाहिए, जिससे क्या हो सके, उनकी सामाजिक स्थिति सुधर सके। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद इन नीतियों को जारी रखते हुए कई अन्य नीतियां भी जोड़ दी गई। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो नीतियां चल रही थी उसको जारी रखा गया, और कई ऐसी अन्य नीतियां भी थी जो क्या की गई, स्वतंत्रता के बाद जोड़ दी गई या चालू की गई अनुसूचित जातियों और जातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए। ठीक दोस्तों, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण है। यानी कि जो सरकार ने प्रावधान किया है जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव उठाने के लिए, पहला तो प्रावधान यह है, जो SC/ST है यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, इनके लिए राज्य एवं केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण है। यानी कि लोकसभा, विधानसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में क्या है दोस्तों, इनके लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जो सरकारी नौकरियां है उसमें भी इनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके अलावा हमारा संविधान है उसमें भी जो अस्पृश्यता है उसके अंत की बात की गई है, और इनको आरक्षण दिया जाता है जिससे दूसरे सशक्तिकरण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिशत के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां होती है दोस्तों, उनकी जितनी जनसंख्या है, यानी कि जितनी प्रतिशत की जनसंख्या है, उतनी प्रतिशत ही उनको क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 में से 8% लोग क्या है, SC है, तो उनको क्या किया जाएगा, जितनी भी नौकरी निकलेंगे उसमें 8% क्या किया जाएगा दोस्तों, रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि 8% जो सीटें हैं उसी के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, आरक्षित रखी जाएंगी दोस्तों। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यह अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो OBC होता है उसके लिए जो यह अनुपात है मतलब रिजर्वेशन का, यह अलग प्रकार का होता है। यानी कि अगर मान लीजिए OBC जो अगर 30% है हमारे समाज में, तो उसको 30% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा जितनी वैकेंसी निकलेंगी, बल्कि उसमें एक अलग अनुपात में क्या किया जाएगा, उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, इससे सवाल बन सकते हैं, MCQ सवाल भी बन सकते हैं, और 1 वर्ड वाले सवाल भी बन सकते हैं। ठीक दोस्तों ऐसा ही ऐसे ही सबसे हाल का कानून था 2005 का संविधान संशोधन, यानी कि जो 93वां संविधान संशोधन था वो था। और दोस्तों 23 जनवरी 1926 को कानून
बना था। दोस्तों अब जो 93वां संशोधन था, या दोस्तों जो 2005 का संविधान संशोधन था, उसमें दोस्तों शिक्षा के लिए क्या किया गया था दोस्तों, मतलब बदलाव किया गया था, शिक्षा के लिए संशोधन किया गया था, जिससे जाति मतलब जो निम्न जातियाँ उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। दोस्तों संयोगवश 1950 और का कानून और 2006 का संशोधन दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। ठीक दोस्तों, यानी कि 1950 का कानून और दोस्तों जो 1906 का संशोधन था, ये दोनों क्या थे दोस्तों, ये दोनों के दोनों शिक्षा से संबंधित थे। तो जैसे दोस्तों इसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों 93वां संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था, जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती कराने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों जो 93वां संविधान संशोधन था दोस्तों, यह इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों क्या किया जा सके दोस्तों, जो उच्चतर शिक्षा की संस्थाएं हैं दोस्तों, उसमें क्या किया जा सके, जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको आरक्षण दिया जा सके, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के जो मतलब छात्र हैं उनको आरक्षण देने के लिए उच्चतर संस्थाओं में क्या किया गया था दोस्तों, इसको लाया गया था 93वें संविधान संशोधन में। जबकि दोस्तों 1950 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती कराने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। दोस्तों 1998 की अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा और अपमानजनक कृत्यों के लिए दंड के कई प्रावधान किए, जो कि बहुत ही कड़े हैं। तो दोस्तों ये सब प्रयास हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं या अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए हैं, जो जाति और जनजाति के प्रति जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए, मिटाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों जो संविधान है, संविधान ने भी अस्पृश्यता समाप्त कर दी है, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत देखेंगे जो अस्पृश्यता है उसे समाप्त किए जाने की बात की जाती है। और दोस्तों आरक्षण लागू किया गया है। हालांकि बार बार कानून बनाने के बावजूद सामाजिक कुप्रथाएं पूरी तरह नहीं मिट पाई हैं और आज भी इनके खिलाफ अत्याचार व भेदभाव के मामले देखने को मिलते हैं। दोस्तों इतने सारे कानून बनाए गए हैं, तब भी देखिए दोस्तों जो हमारे मतलब पिछड़ा वर्ग है या दोस्तों जो SC ST है उसके खिलाफ अब भी क्या होते हैं दोस्तों, अत्याचार होते हैं। यानी कि दोस्तों आज भी हमें इन पिछड़े वर्गों या SC ST जातियों के प्रति अत्याचार के जो मतलब कार्य हैं देखने को मिलते हैं। दोस्तों दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक आंदोलन आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चे पर अधिक सक्रिय होते गए हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देखें तो दोस्तों जो दलित लोग हैं वो भी क्या हुए हैं, राजनीतिक रूप से या आंदोलनात्मक रूप से या सांस्कृतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गए हैं। दोस्तों ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार जैसे नेताओं द्वारा स्वतंत्रता से पहले संघर्ष किए गए, जो स्वतंत्रता के बाद बहुजन समाज पार्टी जो कि यूपी की है और दलित संघर्ष समिति जो कि कर्नाटक की है, जैसे संगठनों द्वारा जारी रखे गए। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे ऐसे नेता हुए थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर, पेरियार। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे जातियों के मतलब बहुत सारे अछूतों के लिए क्या किए थे दोस्तों, संघर्ष किए थे। लेकिन दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद होता है तो कुछ ऐसी पार्टियां आती हैं, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी पार्टियां आती हैं, जैसे कि यूपी की बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको हम BSP बोलते हैं, या दोस्तों कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति। ये सब भी क्या करते हैं दोस्तों, ये सब भी ऐसे संगठन भी क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे संगठन भी जो बहुजनों के खिलाफ हो रहे हैं संघर्ष है उसको आगे ले जाने का काम करते हैं, यानी कि बहुजनों की स्वतंत्रता और उनकी समानता की मांग करते हैं। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दलित संघर्ष समिति कहाँ से संबंधित है, तो आप इसे याद रखिएगा कर्नाटक से संबंधित है और बहुजन समाज पार्टी यूपी से संबंधित है। ठीक दोस्तों इसके अलावा दलितों ने मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि दोस्तों दलितों ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने शोषण को उजागर करने के लिए जो मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी साहित्य उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि आप जान सकते हैं जो एक दलित मतलब सुप्रसिद्ध मतलब कवि हैं मराठी भाषा की, जिनका नाम है दया पवार। इनकी कविताएं बहुत ही फेमस हैं, इनका आप उदाहरण ले सकते हैं। यानी कि दया पवार जैसी मराठी भाषा में लिखने वाली जो सुप्रसिद्ध कविता लेखक हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी भावनाओं को, बहुत सारे विचारों को जो दलित समाज से संबंधित है उनको उजागर किया है। ठीक दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दया पवार है वो किस भाषा की मतलब कवि हैं, तो आप याद रखिएगा दया पवार मराठी भाषा की सुप्रसिद्ध दलित कवि हैं। ठीक दोस्तों, इनकी कई सारी छोटी कविताएं हैं जो आपके NCERT बॉक्स में भी दी गई हैं। ठीक दोस्तों
दोस्तों हम अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है। दोस्तों जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा था जिन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ तरह-तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। यानी कि दोस्तों भारतीय समाज में ऐसा वर्ग भी था जातियों का जो बहुत ही बड़ा था, जिन्हें नीचा तो समझा जाता था दोस्तों, और दोस्तों जिनके साथ तरह-तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, लेकिन दोस्तों उन्हें अछूत नहीं माना जाता था, यानी कि उन्हें छुआ जा सकता था। ऐसी जातियाँ थी जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों हम वर्तमान समय में ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। दोस्तों ये सेवा करने वाली शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। यानी कि जो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे दोस्तों, ये क्या थे दोस्तों, ये दोस्तों प्राचीन काल में मध्यकालीन समाज में ऐसे सेवा करने वाले शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में नीचा समझा जाता था या नीचा स्थान प्राप्त था। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों जो सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां के वर्ग हैं और जो दोस्तों जो अभी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है दोस्तों, ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें दोस्तों सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों इन वर्गों की प्रमुख विशेषताएं संस्कृत, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। ये वर्ग ना तो उच्च जात में आते हैं और ना ही निम्न जात में आते हैं। यानी कि दोस्तों जो अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, जो इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों, वो यह है कि ये सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से क्या है दोस्तों, पिछड़े हुए हैं। दोस्तों जो ओबीसी है यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं दोस्तों ये वर्ग ना तो उच्च जात में आता है और ना ही निम्न जात में आता है, यानी कि इनकी स्थिति मध्यम की है, यानी कि इनकी स्थिति बीच की है अन्य पिछड़ा वर्ग की। ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओबीसी के कल्याण के लिए कई कोई नीतियां नहीं लागू की गई। दोस्तों ओबीसी के लिए भी कई नीतियां लागू की गई। जैसा कि दोस्तों हम सब देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग की स्थापना किया था। यानी कि दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, स्वतंत्र भारत में ओबीसी के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग की स्थापना की। और दोस्तों इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है और दोस्तों इसका अध्यक्ष काका कालेकर को बनाया गया, जिनकी फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। दोस्तों काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी दोस्तों, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि दोस्तों जो काका कालेकर की अध्यक्षता में आयोग बना था, उसने क्या किया, 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन दोस्तों जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके कारण जो ये रिपोर्ट थी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दोस्तों 5वें दशक के मध्य से अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्र की बजाय राज्य तक सीमित हो गया। दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में ही शुरू हो गए थे, जिससे वहां इन वर्गों के लिए नीतियां उत्तर भारत से पहले लागू हुई। यानी कि दोस्तों 1950 5वें दशक के मध्य के बाद यानी कि 1950 के बाद दोस्तों हम देखते हैं जो पिछड़े वर्ग का मुद्दा था दोस्तों, केंद्र के बजाय दोस्तों राज्य तक सीमित हो गया। और दोस्तों जो दक्षिण भारत था उसमें जो जाति आंदोलन थे वो बहुत सारे हुए 20वीं सदी में। इसके लिए दोस्तों जो वहाँ की सरकार थी या जो दक्षिण भारत की जो सरकारें थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उत्तर भारत की सरकारों से पहले क्या किया, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नीतियां लागू की। ठीक दोस्तों अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों 1955 यानी कि 1950 के मध्य दशक के बाद हम देखते हैं दोस्तों जो आपातकाल का मुद्दा था वो केंद्रीय स्तर पर शांत हो गया था, लेकिन दोस्तों 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा होता है जब आपातकाल के बाद यानी कि इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों जनता पार्टी ने उस समय बीबी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग को नियुक्त किया। दोस्तों 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गया। और दोस्तों जब बीबी मंडल की रिपोर्ट आई यानी कि जो मंडल आयोग था उसकी जब रिपोर्ट आई दोस्तों 1990 में और उसे लागू किया गया, तो दोस्तों अन्य पिछड़े वर्ग का जो मुद्दा था वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख विषय बन गया। इसी दौर में उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों और दलितों के आंदोलन तेज हुए। यानी कि दोस्तों यह दशक था 1990 का। इस दशक में दोस्तों आप देखेंगे तो जो उत्तर भारत है उसमें पिछड़ी जातियों और जनजातियों को जो आंदोलन थे वो क्या हुए दोस्तों, तेज हुए। दोस्तों
पिछड़ों की बड़ी संख्या यानी कि जनसंख्या लगभग 41% ने उन्हें राजनीतिक प्रभाव में बदलने की संभावना बढ़ाई, जबकि पहले काले लेकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट की उपेक्षा की गई थी। यानी कि दोस्तों जो 1990 का दशक था, उसके बाद दोस्तों पिछड़ों की जो बड़ी जनसंख्या थी यानी कि जो ओबीसी की बड़ी जनसंख्या थी लगभग 41%, उन्होंने क्या किया, उसे राजनीतिक प्रभाव में बदलने की संभावना बढ़ा दी। दोस्तों आज अन्य पिछड़े वर्ग के बीच भारी विषमता देखने को मिलती है। एक ओर तो ओबीसी का वह वर्ग है जो धनी किसान है, दूसरी ओर गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा दूसरा वर्ग है, जिन्हें आज कल क्रीमी लेयर या मलाईदार तबका व नॉन क्रीमी लेयर के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम देखते हैं तो आज के समाज में देखिए दोस्तों, ओबीसी में भारी विषमता है। ग्रामीण समाज में देखेंगे तो ओबीसी बहुत ही साधन संपन्न नहीं है, लेकिन शहरी समाज में ओबीसी बहुत ही ज़्यादा साधन संपन्न है। दोस्तों एक और तो ओबीसी का वह वर्ग है जो बहुत ही धनी है, यानी कि जो धनी किसान है। दूसरी ओर देखेंगे तो दोस्तों ओबीसी का एक ऐसा वर्ग भी है जो दोस्तों जीवन यापन करने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना कर रहा है, और जो जीवन यापन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है। दोस्तों अब आगे का चैप्टर हम एक अन्य पार्ट में करेंगे, यानी कि उसको पार्ट सेकंड में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसी पार्ट में पूरे चैप्टर को कराने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अभी देखिए यहाँ तक वीडियो 1 घंटे तक बन चुका है। तो दोस्तों के लिए हम जो आगे का पार्ट है यानी कि इस चैप्टर का पार्ट सेकंड उसे अन्य वीडियो में करेंगे, जिसमें दोस्तों हम आदिवासी संघर्ष, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए जो संघर्ष किए गए उनके बारे में और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आपका वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।